हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, लेकिन हमें फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं। शीत युद्ध से पहले हम ये जानेंगे युद्ध क्या होता है। ठीक है, अब भाई दो गुट ले लो या दो देश आपस में जब लड़ते हैं या कोई भी आपस में जब लड़ता है तो हम लड़ाई कह देते हैं, या मतलब बहुत घमासान युद्ध हो जाता है ना दो देशों के बीच, तो उसको युद्ध कह देते हैं। विश्व युद्ध क्या होता है? विश्व युद्ध होता है यानी दो देश जो एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, युद्ध में शामिल होते हैं, ठीक है, उसे युद्ध कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, ये विश्व स्तर पे होता है, इसलिए इसमें बाकी देश भी शामिल होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये देश विश्व में दो देश मतलब दो खोमों में बढ़ जाता है, यानी ये बाउंड्री खींच देते हैं और आधे देश इधर आधे देश इधर, और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं विश्व युद्ध। ठीक है, अब आता है शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, तो शीत युद्ध ना तो मतलब हथियारों से इसमें कोई काम होता है, हथियारों का, ठीक है, ना गोली बंदूक बारूद किसी चीज़ का इसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर घृणा करते रहो, अंदर ही अंदर युद्ध लड़ते रहो। यानी मतलब मान लो दो दोस्त हैं, एक ऋतिक नाम का एक मनीष नाम का, ठीक है, तो वो दोनों सामने जब आते हैं तो एक दूसरे को बड़ा प्यार बरसाते हैं, हाँ मेरा दोस्त और मेरा मतलब जैसे भी कह लो दोस्त, ठीक है। लेकिन पीछे उसकी मतलब जो जिस दिन वो आता नहीं है स्कूल, उस दिन क्या करते हैं, हाय ऐसा है वो वैसा है वो फलाना निकालना, ठीक है। तो इसी तरह से बुराई करना, यानी पीठ पीछे वार जैसे करते हैं ना, तो इसमें भी यही होता है। शीत युद्ध में क्या होता है, अंदर ही अंदर घृणा करना और सामने कुछ और पीछे कुछ और दिखाना। ठीक है, तो यही चल रहा था, किसके बीच चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। अब प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1940 को, और ख़त्म कब हुआ था, 1980 को। ठीक है, सेकंड युद्ध कब चला था, विश्व युद्ध ही है ये, 1939 को, और ख़त्म हुआ था 1945 को। इसी के डायरेक्ट बाद भाई इन दोनों के बीच शीत युद्ध छिड़ गया था। कब छिड़ा था, 1945 में। ख़त्म कब हुआ, 1991 में। ये डेट याद रखनी है, 25 दिसंबर 1991 को ये समाप्त हो गया था शीत युद्ध। क्यों समाप्त हुआ था, क्योंकि भाई इन दोनों में से एक शक्ति महाशक्ति थी, ये दोनों, इन दोनों महाशक्ति में से एक शक्ति ख़त्म हो गई थी, इसलिए मतलब इसका एंड हो गया था, डी एंड हो गया था, मर गया था वो शक्ति मर गई थी, ख़त्म हो गई थी। USSR है वो समाप्त हो गई थी। ये 25 दिसंबर 1991 में USSR यानी सोवियत संघ ख़त्म हो गया था, ठीक है, समाप्त हो गया था। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया था, इसीलिए अब सोवियत संघ ही ख़त्म हो गया था, तो अमेरिका ही बचा और वही महाशक्ति बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में दो खेमे हो गई। ठीक है, आधे देश इसमें थे आधे देश इसमें थे, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो कि किसी गुट में नहीं थे, ना इसमें अमेरिका में ना सोवियत संघ में। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष क्या होता है, यानी गुट से अलग, किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, किसी भी केंद्र में शामिल नहीं थे। ऐसे 5 संस्थापक थे, ऐसे 5 देश थे। ठीक है, अब अमेरिका और सोवियत संघ की क्या विचारधाराएं थी। ठीक है, तो अमेरिका जो था वो पूंजीवाद को ज़्यादा अपनाता था, यानी पैसा पैसा पैसा, बस समाज को नहीं देखेगा, बस पैसा पैसा करता रहता था। सोवियत संघ क्या था, समाजवादी विचारधारा रखता था, यानी समाज के कल्याण के बारे में सोचता था, इसीलिए उसकी विचारधारा समाजवादी थी। ठीक है, आगे पूंजीवादी यानी पैसा, समाजवादी यानी समाज। ठीक है, लेकिन ये दोनों देश कभी भी आमने सामने युद्ध के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हम अभी मतलब महाशक्ति तो हैं, मैं भी महाशक्ति हूँ, वो भी महाशक्ति है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी ताकत कितनी है। अब भाई दो इंसान यहाँ पे लड़ने के लिए मतलब पाकिस्तान और वही ले लो, भारत ही ले लो, ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे के से लड़ने के लिए पहले कुछ सोचते हैं ना कि हाँ भाई हम लड़े ना लड़े, हम जीत भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सोचते थे देश की हम क्या पता ना जीत पाए, उसके पास कितनी शक्तियाँ हमें क्या पता, इसलिए आज तक सामने नहीं आए थे, लड़ने के लिए सामने नहीं आए थे। लेकिन एक बार ये बिल्कुल ही जब सोवियत संघ बिल्कुल डाउन हो गया था तो अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सोवियत क्रांति। ठीक है, तो सोवियत क्रांति पहली थी रूस, 1917 में सोवियत क्रांति हुई थी रूस में। ठीक है,
एक व्यक्ति थे जार, ये जनता पर अत्याचार करते थे, ठीक है। जो लेनिन थे इसके उत्तराधिकारी थे, मतलब सॉरी, लेनिन जो थे ये इसके उत्तराधिकारी नहीं, ये इसके राष्ट्रपति थे लेनिन, ठीक है। ये समाजवादी विचारधारा रखते थे, ठीक है, समाज के कल्याण करते थे। इनकी आर्मी का नाम था रेड आर्मी, ठीक है। अब व्यक्ति जो थे कार्ल मार्क्स, ठीक है, यह कहते थे कि अगर हम निजी संपत्ति को ख़त्म कर दें तो समानता होगी, ठीक है। यानी कि हम व्यक्ति की निजी संपत्ति को ख़त्म कर दिया जाए तो लोगों में समानता हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी विचारधारा को किसने अपनाया? राष्ट्रपति लेनिन ने, ठीक है, सोवियत क्रांति में लागू किया, ठीक है। सोवियत क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी अपनाती थी वो, तो इसीलिए। अब क्या हुआ? सेकंड सोवियत क्रांति हुई थी 1922 में फ्रांस में। अब इस क्रांति में क्या क्या था? 15 गणराज्य थे, ठीक है। इन पर रूस का दबदबा था, जैसे कि मैंने आपको बताया रूस उत्तराधिकारी बन गया था, क्योंकि रूस का ही दबदबा चल रहा था इन सभी 15 गणराज्यों में। सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, सिर्फ ये एक दलीय प्रणाली चल रही थी वहाँ पे, सॉरी, एक दलीय पार्टी ही चल रही थी वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यहाँ एक दलीय शासन था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था ये कब तक चला? 1922 से 1991 तक, जब तक सोवियत संघ ख़त्म नहीं हो गया। आगे सोवियत संघ की खामियां, अच्छाइयाँ या कह लो कमियाँ, या सोवियत प्रणाली की समाजवादी साम्यवादी अच्छाइयाँ इत्यादि वगैरह वगैरह। तो अच्छाइयाँ भी लिखी हैं, बुराइयाँ भी लिखी हैं। पहली, समतामूलक समाज, ये पॉजिटिव है, ठीक है। समाज में समानता थी, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था, ठीक है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ठीक है, ये एक अच्छाई भी कह लो या बुराई भी कह लो, क्योंकि निजी संपत्ति नहीं होगी तो इनका मानना था कि समानता होगी, ठीक है। लेकिन व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए ना, कि भाई मैं कमा रहा हूँ तो एक मकान तो मैं अपना रख ही सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बोलते थे सारा सरकार के अंडर में होगा, तुम कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। अब एक दलीय शासन, ये भी गलत था। वहाँ एक दल यानी एक पार्टी का शासन था, जैसे कि मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, ठीक है। वह महाविचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। यानी जनता को अपने विचार रखने की है, भाई तुम कैसे हो, तुम हमारी सरकार होते हुए भी हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो, विकास नहीं कर रहे हो, मतलब देश में नीतियाँ नहीं बना रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जनता को बोलने का अधिकार ही नहीं था, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा। अगला है केंद्रीकृत राज्य का शासन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तानाशाही स्थापित थी, सभी शक्तियाँ एक ही पार्टी के हाथों में थी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या था? तानाशाही स्थापित हो गई थी, क्योंकि भाई क्या होता है ना, जब दो पार्टियाँ होती है तो मतलब जनता के पास विकल्प होता है कि वो किसी भी पार्टी को चुन सकती है और विपक्ष की भूमिका भी निभा सकती है एक पार्टी। तो इनको डर लगा रहता है कि हमें दोबारा जनता के सामने जाना है तो हम जनता की मांगों को माने। लेकिन यहाँ पे क्या था, भाई एक ही पार्टी है, हर बार उसे जीतना है, ठीक है, ज़बरदस्ती जीत लो, चाहे मतलब जैसे भी जीत लो। तो ये सोचता था भाई मेरी चलेगी अब तो, ठीक है। तो अगला पॉइंट है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे नहीं लगा लेना, ठीक है, लेकिन हमने नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। लोग क्या करते थे? लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कार्टून या चुटकुलों के माध्यम से अपनी बात को कहते थे, ताकि अगर जनता की बात सरकार समझ सके तो अच्छी बात है, वरना अगर चुटकुलों और कार्टूनों में ले जाए तो हम भी बचे रहे, मतलब जनता बची भी रहे और उनकी बात भी पहुंच जाए, ठीक है। अगला है कल्याणकारी राज्य, ये पॉजिटिव है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य स्थापित था, वहाँ लोगों की सत्ता के अनुसार उनसे काम करवाया जाता था, सत्ता नहीं क्षमता, ठीक है। यानी कि भाई मान लो एक लड़का है, ठीक है, उस लड़के में 6 घंटे काम करने की मतलब वो है शक्ति, ठीक है, तो भाई उससे 6 घंटे काम करवाएंगे। ये नहीं ज़बरदस्ती कि 2 घंटे और कर लो, 4 घंटे और कर लो, नहीं भाई,
ऐसा कुछ नहीं था। जितनी तुम में क्षमता है, जितनी तुम में क्वालिटी है कि भाई मैं इतने घंटे कर सकता, तुम उतने घंटे करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगली बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है, वहाँ बेरोजगारी नहीं थी। अगर सरकार किसी को रोज़गार नहीं दे पाती थी तो उसको रोज़गार भत्ता या तनख्वाह देती थी। यानी कि हुआ यूँ कि मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब सरकार ने नौकरियां जो जारी कर रखी है उसमें से मतलब रोज़गार है ही नहीं, मान लो, ठीक है, तो रोज़गार नहीं है तो भी उसको नौकरी नहीं मिली। तो सरकार क्या करती थी कि ना, सरकार ने ये कह दिया था तुम चिंता मत करो, तुम्हें रोज़गार नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जीवन व्यतीत करने के लिए हम पैसा देंगे, हम तनख्वाह देंगे या भत्ता देंगे। ठीक है। अगला था स्टैंडर्ड न्यूनतम जीवन स्तर, यानी कि व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर जीने का अधिकार है। यानी वो सरकार जो है वो ये निर्धारित करती थी कि व्यक्ति को कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम रखने का अधिकार नहीं है। मतलब मान लो एक परिवार है, ठीक है, वो मिडिल क्लास है, ठीक है, और उन पे एकदम से ही बहुत सारा पैसा आ जाए, ठीक है, मतलब जैसे भी कमा लिया हो वगैरह वगैरह, मुझे नहीं पता, जैसे भी तुम्हें बहुत सारा पैसा आ गया हो, तो सरकार ये कहती थी कि तुम इतना पैसा नहीं रखोगे, तुम मिडिल क्लास हो तो तुम मिडिल क्लास जितना ही पैसा रखोगे, बाकी का हमारा है, ऐसा करते हो। यानी कि अगर तुम मिडिल क्लास हो तो ना तुम मुझसे गरीब बनोगे और ना तुम मुझसे अमीर बनोगे, तुम बीच में लटके रहोगे, ये कहते थे वो। अब आता है भाई आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये आत्मनिर्भर देश था, यहाँ बम, मिसाइलें, सभी चीज़ें बनती थी, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी भाई? बंद थी। ठीक है, ना आयात होता था ना निर्यात होता था। ठीक है, ना तो बाहर की चीज़ें यहाँ आती थी ना यहाँ की चीज़ें बाहर जाती थी, मतलब यहाँ का सामान बाहर नहीं जाता था, बाहर का सामान यहाँ नहीं आता था। ठीक है, कोई साहित्य, ठीक है, वो भी यहाँ से बाहर और बाहर से यहाँ नहीं आता था। अगला सामूहिक खेती, उद्योग और बैंक। ठीक है, जो भी खेती, उद्योग, बैंक आदि कामों को व्यक्ति करता था, ठीक है, उसका वेतन या पैसा मान लो सरकार के खजाने में जाता था। ठीक है, यानी सरकारी मुद्रा कोष में जाता था। ठीक है, यानी कि वो सीधी तरह से यही कहते थे सब चीज़ों पे सरकार का ही अधिकार है। ठीक है, तुम्हारे इस पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना तुम डिज़र्व करते हो, या डिज़र्व भी नहीं करते तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम मतलब अपना जीवन चला सको बस। ठीक है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इन्होंने मतलब सारे अपने जमा कोष से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। ठीक है, अगली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पहले योजना बनाई जाती थी। भाई ये पॉइंट तो हर चीज़ में आएगा, क्योंकि अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए योजना तो बनाई ही जाती है। ठीक है, संचार व्यवस्था, आयात व्यवस्था उन्नत थी यानी अच्छी थी। इनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनें थी। ठीक है, घरेलू उद्योग भी अच्छे थे, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत थे, अच्छे थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे, यानी घर घर में एक रोजगार था। ठीक है, और अगर ये रोजगार दे भी नहीं पाते तो भैया तनख्वाह तो दे ही देते थे। ठीक है, अब मतलब इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन अब इसकी मेन कमियाँ, केंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण नौकरशाही का दबदबा बढ़ गया था, भ्रष्ट हो गई थी। ठीक है, जनता का जीवन संकट में आ रहा था। भाई क्या हुआ? केंद्रीकृत व्यवस्था थी, ठीक है, यानी एक ही केंद्र के हाथ में थी, एक ही पार्टी के हाथ में थी, तो क्या हुआ? नौकरशाही का दबदबा बढ़ गया। ठीक है, और क्या हुआ? वह भ्रष्ट हो गई। ठीक है, जिसके कारण वो जनता पे अत्याचार करने लगी और जनता की बैंड बज गई, जनता का जीवन संकट में आ गया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थे, ये पार्टी को धीरे धीरे तानाशाही बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि भाई एक पार्टी है, ठीक है, वो सोचती थी क्या जवाब दे हम इन्हें, हमारा ही शासन चल रहा है, कौन सा हमारा विपक्ष है यहाँ पे, तो ये सोचते थे। ठीक है, सोवियत संघ आत्मनिर्भर तो था, परंतु प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ा हुआ था। ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, क्यों पिछड़ा हुआ था? क्योंकि भाई ना ये आयात करता था ना ये निर्यात करता था, तो कोई कैसे इसकी प्रौद्योगिकी में उन्नति होगी? ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी?
सोवियत संघ में 15 गणराज्य तो थे, परंतु किसका दबदबा था? रूस का। ठीक है, रूस के उपनिवेश को ये मतलब रूस जो भी कहता था ना, उसको गणराज्यों को मानना पड़ता था। ठीक है, उसकी स्थिति इनके लिए उपनिवेश की तरह थी। ठीक है, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है और ये उसका पालन करेंगे। ठीक है, सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। ठीक है, महंगाई बढ़ती चली गई। भाई अब क्या हुआ, इसकी अच्छी खासी चीज़ें तो हमें पता चल गई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ना ये डाउन होता चला गया, क्योंकि इसने ना अपने इन सब चीज़ों को, अपनी जो भी अच्छी चीज़ें थी ना इसके पास की, मतलब विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल थे और अच्छी चीज़ें थी जो भी था इसके पास, इन्हें सब धीरे धीरे गंवाता चला गया। अब आता है सोवियत संघ के राष्ट्रपति महासचिव। ठीक है, महासचिव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 में बने थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब सत्ता संभाली तो इन्होंने देखा कि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है, बहुत पिछड़ी हुई है ये, तो इस कारण इन्होंने क्या किया, 2 सुधार नीतियाँ अपनाई। ठीक है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, यानी ग्लासनोस्ट यानी पुनर्रचना और पेरेस्ट्रोइका यानी खुलेपन की नीतियाँ अपनाई। ठीक, जिसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक सुधार किए, राजनीतिक क्षेत्र में बहुदलीय प्रणाली को स्थापित किया, जिससे लोकतंत्र की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि एक पार्टी का शासन था तो ये सोचते थे कि भाई एक पार्टी का शासन ना हो, ताकि ये फिर से तानाशाही ना हो जाए, तो इसलिए बहुदलीय प्रणालियाँ लाना चाहते थे। ठीक है, गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की ताकि टेक्नोलॉजी बढ़ सके। ठीक है, अमेरिका के साथ भी अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश की। ठीक है, अक्टूबर में 1989 में सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौता, इनके बीच एक वार्सा समझौता हुआ था, तो इस वार्सा समझौते को ख़त्म करते हुए इन्होंने कहा कि अब इसके सदस्य आज़ाद हैं। ठीक है, वो अपने भविष्य को तय कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी है। जिसके बाद पूर्व यूरोप के काफ़ी देशों ने साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी को अपना लिया, जिसका विरोध सोवियत संघ ने नहीं किया, क्योंकि वो तो भाई इन्हें छूट दे रहा था, भाई जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है, आगे 1991 में वार्सा गठबंधन जो था, समझौता तो जब वो ख़त्म हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया, समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। फरवरी 1990 यानी इससे पहले क्या हुआ, सोवियत संघ में ड्यूमा चुनाव हुए। ठीक है, जिसमें बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की गई, यानी बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन चल रहा था वो ख़त्म हो गया। इसने कितना समय बिताया, मतलब कितना अपना शासन किया, 72 वर्ष इसने अपना शासन किया। गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव ने अफगानिस्तान तथा पूर्व यूरोप के देशों में सेना वापस भेजी। क्या हुआ था ना, सोवियत संघ की जो बुरी हालत हुई वो क्यों हुई, क्योंकि अफगानिस्तान को खतरे से बचाने के लिए उसने अपने सारा जो जितना भी पैसा था, इसके बाद उद्योग धंधे थे या जो भी था, मतलब तेल, खनिज तेल वगैरह, इनने सब झोंक दिए कि भैया जितना भी हो सके तुम इसे मेरे को बचाना है। ठीक है, तो भाई उसको बचाने के चक्कर में इसका ये हाल हो गया। ठीक है, तो इसने फिर बाद में अपनी सेना को वापस बुला लिया। ठीक है, स्टालिन को यदि शीत युद्ध का जनक माना जाता है तो गोर्बाचेव को इसका अंत करने वाला माना जाता है। स्टालिन जो थे वो जो है सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, गोर्बाचेव को उनके शांति प्रयासों के लिए शांति नोबेल पुरस्कार भी दिए गए थे। ठीक है, अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग हमारी वीडियो को देखते नहीं हो, देखते हो तो लाइक नहीं करते, लाइक करते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार प्लीज़ करो, हमारी मेहनत देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर देना।